प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व की प्रमुख फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने गेहूं की भौगोलिक दशाओं का, उनके उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन किया था। आज हम चावल की फसल को ले रहे हैं। चावल के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए और विश्व के किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, विश्व स्तर पर चावल एक प्रमुख खाद्यान्न है और चावल की फसल को धान भी कहते हैं, जिसका बीज का छिलका उतारकर चावल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग विविध प्रकार से खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया को चावल का उत्पत्ति स्थल या प्रारंभिक क्षेत्र माना जाता है, जहां आदिकाल में यह जंगली वनस्पति के रूप में उगता था। वहां से इसका प्रसार दक्षिण चीन और पूर्वी भारत में भी आदिकाल से ही हो गया था। बाद में इसका प्रसार विश्व के अन्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हुआ। तो चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। विश्व में अधिकांश जनसंख्या चावल को खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करती है। आइए सबसे पहले जानें चावल के लिए क्या भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। सबसे पहले लेते हैं जलवायु को। देखिए, चावल जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा लाभदायक होती है। जलवायु में सबसे पहले लेते हैं हम तापमान। देखिए, चावल की अच्छी फसल के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है, किंतु 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं होना चाहिए। इसके बोते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त होता है। यानी देखिए, ऊंचे और अच्छे तापमान इसके लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इसकी खेती अधिक होती है। दूसरी भौगोलिक दशा है जलवायु के अंतर्गत वर्षा और आर्द्रता। देखिए, चावल की फसल के लिए आर्द्र जलवायु भी चाहिए, तो इसके लिए अच्छी वर्षा होना आवश्यक है और इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। यदि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है तो वहां पर धान की फसल के लिए सिंचाई आवश्यक हो जाती है और सिंचाई की सहायता से, जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पर सिंचाई की सहायता से ही चावल की फसल प्राप्त की जा सकती है। वर्षा चावल की फसल की वृद्धि के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। वृद्धि के समय अच्छी वर्षा होना अच्छा माना जाता है और बोते समय भी खेत में पानी भरा होना चाहिए। यही कारण है कि मानसूनी प्रदेशों में धान की फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। रोपाई के समय से लेकर फसल के पकने तक खेत में 10 से 20 सेंटीमीटर जल भरा रहना लाभदायक माना जाता है। दूसरी भौगोलिक कंडीशन है मिट्टियां। देखिए, धान की फसल के लिए
उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़, चीका प्रधान दोमट मिट्टियां अधिक उपयुक्त होती है। यद्यपि यह अन्य मिट्टियों में भी पैदा किया जा सकता है जिनमें जल धारण करने की क्षमता हो। डेल्टाई और बाढ़ क्षेत्रों की नवीन मिट्टियां धान की फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तीसरी जो भौगोलिक दशा है वो है भूमि। तो धान की खेती के लिए समतल भूमि उपयुक्त होती है, क्योंकि समतल भूमि पर ही जल के रुकने से मिट्टी में आर्द्रता बनी रहती है। नदियों के डेल्टाई भाग और बाढ़ के समतल मैदानी भाग चावल की कृषि के लिए आदर्श होते हैं। भूमि की कमी और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पहाड़ी भागों में भी पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की फसल उगाई जाती है। चौथी जो भौगोलिक दशा होनी चाहिए वो है मानव श्रम। देखिए, चावल की कृषि श्रम प्रधान कृषि कहलाती है, जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें बुआई या रोपाई से लेकर फसल काटने तक अधिकांश सभी कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। चावल की कृषि में बड़ी मशीनों का प्रयोग प्राय नहीं होता है। इसके लिए सस्ते एवं पर्याप्त मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए चावल की खेती अधिकांशतः मानसून एशिया के उन मैदानी भागों में की जाती है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में सस्ते श्रमिक सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। धान की बुआई या रोपाई, निराई, कटाई, कढ़ाई आदि कार्यों को अकुशल और अशिक्षित पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भी कर लेते हैं। इसमें अधिकांश कार्य पुराने औजारों तथा हाथों से किए जाते हैं, जिसके कारण से खुरपे की कृषि भी कहा जाता है। तो इसलिए मानव श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो ये 4 भौगोलिक दशाएं धान या चावल की खेती के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। देखिए, चावल की जो खेती है वो उसको बोने की 3 प्रमुख विधियां होती है। छिड़काव विधि, छिंद्रण विधि और रोपाई या प्रतिरोपण विधि। छिड़काव विधि के अनुसार जुताई किए गए खेत में धान के बीज को हाथ से खेत में बिखेर दिया जाता है। यह विधि सुगम और सस्ती है, किंतु इसके द्वारा उत्पादन बहुत कम होता है। प्राय कम उपजाऊ या कम वर्षा वाले प्रदेशों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छिद्रण विधि के अंतर्गत हल चलाते जाते हैं और हल के पीछे पीछे नाली में हाथ द्वारा अथवा हल में बंधे पात्र द्वारा धान के बीज गिराते जाते हैं। यह विधि प्राय शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है और दक्षिण भारत में इस विधि का प्रचलन है। तीसरी जो विधि है रोपाई या प्रतिरोपण विधि। तो इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम धान को पौधशाला में बोकर उसकी पौध तैयार की जाती है और 25-30 दिन पश्चात पौधशाला से पौध को उखाड़कर पहले से तैयार किए गए और जल से भरे खेत में प्रतिरोपित किया जाता है। चावल की रोपाई में एक साथ अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही टोलियों के रूप में रोपाई का कार्य करते हैं, जिसमें व्यक्तियों की संख्या औसतन 10 से 20 तक हो सकती है। मानसून एशिया के लगभग सभी देशों में प्रतिरोपण विधि सर्वाधिक प्रचलित है। ये विधि उन प्रदेशों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ पर्याप्त वर्षा प्राप्त करती है और जनसंख्या भी सघन होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में रोपण या प्रतिरोपण विधि द्वारा चावल की खेती की जाती है। इस विधि से धान की
प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक प्राप्त होती है। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।